मैं तो भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जो उनके बेटे की भी फ़ैन हूँ जो वो स्विमिंग करता है। तो सारी लड़कियां यहाँ वेट करी फोटोग्राफ का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है इनकी फोटोग्राफ्स क्लिक करने की। थैंक यू। थोड़ा स्पेस प्लीज, थोड़ा स्पेस प्लीज, पीछे हो जाओ, प्लीज पीछे हो जाओ। So we are going for the second event. Madhavan in the house. Hi. So the event is about to start. और आज फाइनली आज दो इवेंट में दूसरा इवेंट आज का। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एज़ पर माई ऑफिस आई एम हॉस्पिटलाइज, बट आज यहाँ पर इवेंट कर रहा हूँ। ये मैंने बनाई थी, सर दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन के इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है। 2016 में यानी कि 6 साल पहले किसी ने मुझसे आके कहा कि यार एक कहानी है जहाँ पे इसरो के एक अच्छे दिखने वाले स्पेस साइंटिस्ट की अफेयर हो गई एक मालदीवियन औरत के साथ। तो उस अफेयर के दौरान उन्होंने वो रॉकेटरी के सारे सीक्रेट्स उन्होंने पाकिस्तान को भेज दिए। फिर उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेल में मारा पीटा गया, उनको जान से ऑलमोस्ट मार दिया गया। उसके बावजूद वो बाहर निकले, वो सीबीआई ने उनको बाहर निकाला और वो अपने आप को निर्दोष साबित कर पाए और आज वो बाहर है। तो मैंने कहा बढ़िया यार, मैंने विक्रम वेदा जैसी फिल्म की है तो अभी एक जेम्स बॉन्ड वाली फिल्म कर लेते हैं। इसरो की खूबसूरत साइंटिस्ट, खूबसूरत मालदीवियन औरत, तो हम बना लेते हैं पिक्चर। और इसी मैं कहता हूँ, पहले भी कहूँ, इसी तुच्छ इरादे के साथ मैं चला गया ट्रिवेंड्रम डॉक्टर नंबी नारायण से मिलने के लिए। और जब मैं उनसे मिला तो उस वक्त मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि मैं इस इंसान को देखते ही समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि इस इंसान को आज वो आने वाले थे, वो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, पर आप उनसे मिलोगे तो आप समझ जाओगे कि इस इंसान की तेवर और तेजस तो कुछ अलग ही है। ये मेरे से मिल रहे थे, इनकी आंखों में एक गुरूर था, एक गुस्सा था, पर उन्होंने कहा कि माधवन मैं आपसे आप बहुत अच्छी पिक्चर बनाते हैं, मैं आपका फ़ैन हूँ, अच्छा एक्टर हूँ। और फिर जब उन्होंने वो केस के बारे में बात करना शुरू किया तो बेचारे वो गुस्से में थे, उनकी आंखों में आंसू थे। और मैं देख रहा हूँ कि एक बुजुर्ग इंसान, 75 आदमी, उसके दर्द में, दिल में इतना दर्द क्यों है। और वो कह रहे थे ये ऐसा केस कैसे डाल सकते हैं यार, मुझे देशद्रोही कैसे बुला सकते हैं, मुझे एस्पिनाज पे क्यों डाल सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ उनसे कि नबी सर, पर आपको तो मतलब निर्दोष साबित किया गया। कहता है साबित किया गया तो हुआ क्या? आप जाओ गूगल में और मेरा नाम डालो तो स्पाई केस आता है मेरे नाम के साथ। मेरी पूरी फैमिली को लोग कहते हैं कि स्पाई केस वाले इंसान हो। और इस गुस्से में और इनकी कहानी में मैं बिल्कुल बह गया और मैं भी इनके साथ इस केस के बारे में बात करना शुरू किया। और तो पता चला कि यार ये बहुत ही वाहियात केस था। 7 महीने लगे मुझे ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए। और जब 7 महीने बाद ये स्क्रिप्ट लिखकर मैं उनसे फिर वापस मिलने गया तो बड़े खुश थे। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है, सही लिखा तो नहीं, पर ये जगह गलत है मैडी, क्योंकि माधवन बुलाते हो मुझे। या कोई और माइक है जो हिलते हुए ऐसा आवाज़ नहीं करेगा? कोई और माइक है? भाई रॉकेट टेक्नोलॉजी में पिक्चर बना रहा हूँ, ये क्या है कोई? हेलो। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये बात जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी थ्योरम समझने के लिए मैं तो प्रिंसटन चला गया था। मैंने कहा प्रिंसटन कब गए? कह रहा यार मैं तो पहला आईवी लीग स्टूडेंट साइंटिस्ट हूँ इंडिया से जो प्रिंसटन गया हूँ, और वहाँ पे प्रोफेसर क्रॉको के अंदर मैंने थीसिस की। मैंने प्रोफेसर क्रॉको नाम सुना तो मैं सुन हो गया। मैंने कहा यार आप प्रोफेसर लुइजी क्रॉको की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप उनको कैसे जानते हो? क्योंकि वो तो माई बाप है, वो तो मतलब मून मिशन के माई बाप माने जाते हैं। कहता जानता हूँ, मैंने तो उनके अंदर 10 महीने में अपना थीसिस किया है। मैंने कहा अभी सर आप ये बात मुझे कब बताने वाले थे? मैं आपकी
लाइफ पे पिक्चर बना रहा हूँ, 7 महीने से स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और आप ये बड़ा कैजुअली कह रहे हो। और फिर उन्होंने बात की अपने अचीवमेंट के बारे में, प्रिंसटन से लेके फ्रांस, स्कॉटलैंड, और कैसे उन्होंने मतलब 52 साइंटिस्ट को फ्रांस लेके गए, 3 साल रहे यही सीखने के लिए कि रॉकेट इंजन कैसे बनाया जाता है। और फिर उसके बाद यूएसएसआर, जब यूएसएसआर टूट रहा था तो वहाँ से इन्होंने इंजन कैसे स्मगल करके इंडिया ले आया, जो इंजन इंडिया को देने वाले थे और अमेरिका ने रोक रहा था। ये सारी कहानी निकल आई और मैं कहा, मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो 7 महीने की लिखी हुई स्क्रिप्ट है बिल्कुल फुद्दू लग रही है उनके सामने। तो मैंने कहा सर आप ये मुझे क्यों नहीं बता रहे, ये कब बताने वाले थे, किसी को पता क्यों नहीं है? कहता इसमें कहने की क्या बात है यार, उन्होंने मुझे तनख्वाह दी और मैंने अपना काम किया। और उस वक्त मैं समझा कि हमारे देश में ना 2 किस्म के देशभक्त होते हैं भाई। एक वो जो भारत माता की जय कहते हुए ना पूरे अपने जान को हथेली में लिए दुश्मनों से लड़ लेते हैं और उनके जो सैक्रिफाइस है, उनकी जो कुर्बानी है वो सराखों पर, क्योंकि वो हैं हमारे असली देशभक्त। इसके अलावा एक और भी किस्म के देशभक्त होते हैं जिनको पता है कि वही हर रोज़ अपनी जान को जो है वो जोखिम में डालकर अपने देश के लिए काम करते हैं, और ये जानते हुए कि कभी उनके बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, ना इनके बारे में गुण गाया जाएगा या इनके कोई चैप्टर लिखी जाएगी और ना ही इनसे किसी को प्रोत्साहन मिलेगा। और ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर नवीन नारायण, और मैंने उनसे कहा कि देखिए भाई साहब, मैं आपकी केस पे पिक्चर नहीं बना सकता, क्योंकि ये केस के बारे में जो थोड़ा बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं वो इस केस के बारे में जानते हैं, पर ये केस तो बिल्कुल ही मतलब वाहियात है। पर आपके इस अचीवमेंट के बारे में जानना, इस देश के लिए आपने जो किया उसके बारे में न जानना, आपके सैक्रिफाइस के बारे में न जानना, मुझे लगता है कि देश के साथ गद्दारी है। तो मैं आपकी लाइफ पे पिक्चर बनाने वाला हूँ। और मैंने कहा कि देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाऊंगा, मैं आपको हीरो की, यार थोड़ा फ़ोन बंद कर दे भाई, मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बताऊंगा और मैं आपके बारे में कोई बुराई नहीं दिखाऊंगा पिक्चर में, तो मैं उस टाइप का कहानी बता नहीं सकता, मैं उस टाइप का फिल्म मेकर नहीं हूँ। तो मुझे आप बताइए कि आपके अंदर हैवानीगिरी कौन सी है, आपके अंदर वो हरामीगिरी कौन सी है, आपकी जो अवगुण है वो क्या है, बताइए, तब जाके मैं यकीन करूँगा कि आप में एक इंसानियत भी है। और उन्होंने जो अपने बारे में जो अवगुण बताया है, जो उनके बैड क्वालिटीज़ के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, जिसके बारे में उन्होंने बताया, जो मैंने फिल्म में रखा है, वो सुनकर सिर्फ मैं ही नहीं पूरी दुनिया बौखला जाए। एक राक्षस थे वो, और जो उन्होंने किया वो शायद मेरे मतलब मुझे लगता है कि बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। और उसकी वजह क्या थी, क्या वो हमारे देश के हित में थी, क्या वो गलत थी, ये सब आप देखने पिक्चर देखोगे तो आप समझ जाओगे। और मैंने उनके अवगुण के साथ ये पिक्चर शुरू किया है ताकि उनकी जो असली अचीवमेंट है उसके बारे में दुनिया को यकीन करने में कोई तकलीफ ना हो। और ये पिक्चर बनाते वक्त हमने 2-3 चीज़ तय की जो शायद दुनिया में किसी फिल्म में पहले किसी ने ना किया। पहली बात तो ये है कि मैं बता दूं कि आपने बहुत सारे साइंस फिक्शन में पिक्चर देखे होंगे, रॉकेट्स के बारे में पिक्चर देखे होंगे, रॉकेट के लॉन्च देखे होंगे, पर आप लोगों ने किसी ने भी एक रॉकेट इंजन नहीं दिखा है। और मैं आपको बता दूं कि रॉकेट इंजन ना, खास करके लेडीज़ को बता दूं, दिखने में एक डायमंड ज्वेलरी की तरह दिखता है, इतना कमाल का है देखने में, मतलब आप देखते रह जाओगे, आंख सेकते रह जाओगे, क्योंकि वो एक हीरे के पेंडेंट की तरह लगता है, इतना साफ सुथरा, इतना पॉलिश, उसको बगैर एक डस्ट के तभी वो एफिशिएंट हो सकता है। और वो जब ऑन होता है, जब वो इंजन चालू होता है, तो वो जो आवाज़ करते ना, वो इंसान का सुना हुआ सबसे लाउडेस्ट नॉइज़ है। इसको हमने फिल्म में दिखाया, इसलिए हम इसको OTT में रिलीज कर पाते क्योंकि इसका मज़ा ही चला जाता। दूसरी बात, पहली बार ये है कि हमने एक फिल्म को तीन लैंग्वेज में शूट किया है, यानी कि एक शॉट हमने इंग्लिश में लिया, शाहरुख खान साहब जो इंग्लिश फिल्म हैं, फिर एक शॉट हमने हिंदी में ली उनके साथ ही, और एक शॉट हमने तमिल में लिया। तो हमारे जितने भी एक्टर हैं, खास करके मुरली जैसे जितने भी मेरे रॉकेट साइंटिस्ट हैं, वो सब तीनों भाषा बोलते थे। इस फिल्म में कोई डबिंग नहीं है, हमने इसको 8 कंट्री में शूट किया है और 50 साल का दौरान दिखाया, टाइम ड्यूरेशन दिखाया। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में 29 साल से लेकर 80 साल तक के हमने ग्रोथ दिखाया एक एक्टर के, यानी कि मेरे और बाकी साइंटिस्ट के, जो कि पहली बार मेरे को लगता है कि किसी फिल्म में दिखाया जाएगा बगैर प्रोस्थेटिक्स, यानी कि जो भी दाढ़ी, मूंछ, वजन, दांत, मैंने अपना जबड़ा तोड़वा के मेरे दांत को मैंने ट्विस्ट कर लिया, जिसका मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा। और इस दौरान मैंने क्या सीखा, ये सब हमने किया है विदाउट प्रोस्थेटिक्स। तो बगैर हमने मतलब चिपकाए हुए भी दाढ़ी या चिपकाया हुआ मूंछ या पैडिंग लगाई, जो भी आप वजन गेन देख रहे हो, जो भी आप
देख रहे हो वो सब कुछ रियल है। वो इसलिए मैंने किया क्योंकि पिक्चर देखते वक्त अगर किसी को लगता है कि ये असली मूंछ नहीं है, दाढ़ी नहीं है, वेट नहीं है, तो उस पर जो शक आता है ना, वो शक तो पूरी कहानी पे आ जाएगी। फिर पूरे फिल्म में जो हमने दिखाया उस पर शक करने लगेंगे, और मैं वो कतई नहीं चाहता था, क्योंकि जो कुछ भी हमने इस फिल्म में दिखाया है वो एब्सोल्युटली सही है। और मेरे को पता चल गया कि डॉक्टर नंबी नारायणन के साथ ये क्यों हुआ। पता है, हम लोग जब स्कूल में होते हैं ना भाई साहब, हमारे स्कूल में हमारे क्लास में हमेशा एक ऐसा लड़का होता है जो साला गुड बॉय होता है। वो रोज़ ना टाइम पे स्कूल पहुंच जाता है, यूनिफॉर्म आयरन कर लेता है, वो अपना होमवर्क करता है, वो टीचर के सामने हर जवाब दे देता है। वो मतलब उसकी वजह से हमें लगता है कि साला हम बेवकूफ़ बुद्धू हैं, और हमारे माँ बाप कहते हैं कि उसके तरह क्यों नहीं बन सकते हो। और जब हमको एक मौका मिलता है ना इसको थप्पी मारने का, कहीं वो एक जगह गलती करता है, पूरी क्लास उस पर टूट पड़ती है, ताकि हमको भी लगे कि साला ये जितना अपने आप को काबिल बता रहा है उतना तो काबिल हम भी हैं। प्रॉब्लम ये है, ये फितरत हमारे साथ ना सोसाइटी में भी निकल आता है। जब हमको लगता है कि हमारे समाज में एक ऐसा इंसान है जो सही जी रहा है, तो ये सही कैसे जी सकता है। नंबी नारायण इतने खूबसूरत होने के बावजूद कैसे नहीं हो सकता कि उनका अफेयर नहीं हुआ हो। ज़रूर अफेयर हुआ हो। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, जीनियस हैं, क्योंकि इतने शरीफ हो सकते हैं, हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबी नारायण साहब देखने में बहुत खूबसूरत थे। जब वो प्रिंसटन में थे तो बहुत ही हैंडसम थे। अब मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें एक ऐसे गुड लुकिंग इंसान के बारे में, और मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त जिस इंसान को सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना जाता था दुनिया में, जॉन एफ कैनेडी, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थे। अब आपको लगेगा कि मैडी फेंक रहा है, इसका दिमाग पागल हो गया है, एक इंडियन ऐसा कैसे दिख सकता है। मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाऊंगा प्रिंसटन में अभी, और उसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या मैं गलत हूँ या सही। पहले लाइट्स ऑफ करें जल्दी से भाई साहब, बहुत लाइट्स ऑन ऑफ करना पड़ेगा, तो वहीं रहिए आप। मुरली कैन यू हैव, आप ये देखिए प्रिंसटन में डॉक्टर नंबी नारायण, ये अपनी बीवी के साथ है। ये 1969 की पिक्चर। थैंक यू कि हमने कोई प्रोस्थेटिक यूज़ नहीं किया। इस फिल्म के दौरान मैंने 2.5 साल की रिसर्च की, ये पता करने के लिए कि भाई ये जो दांत है इसको कैसे बदल जा सकता है, कि आप एक उम्र के बाद दांत हम शेप बदल सकते हैं। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि दांतों को यूज़ करके हम अपना वजन, हम अपना जो उम्र है वो कम दिखा सकते हैं और ज़्यादा बूढ़ा भी दिखा सकते हैं। और ये सब पे लागू होता है। ये हो सकता है कि आपके दांतों की वजह से आपके चेहरे पर जो आपकी उम्र दिख रही है वो कहीं आपकी उम्र से ज़्यादा दिखाई जाती है, और उसको ठीक करने से कैसे आप यंग दिख सकते हो, कैसे आपका हेल्थ इंप्रूव हो सकता है, कैसे आपके, क्योंकि ये सारे सीक्रेट्स ऑफ रॉकेटरी हम आपको बताएंगे इस इंटरव्यू के दौरान। तो फिर आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अपने दांतों के साथ क्या किया। जो आप अभी फ़ोटो देखने वाले हो या वीडियो देखने वाले हो, ये मेरे असली दांत थे जो मैंने जबड़ा तुड़वा कर नंबी नारायण की तरह दिखने के लिए मैंने करवाया इस पिक्चर में। कैन वी हैव दैट वीडियो विदाउट ऑडियो? लाइट्स ऑफ। प्ले। ये मेरे असली दांत, ये असली दांत है मेरे। थैंक यू। और फिर मेरे दांत को सीधा करके नॉर्मल लाने के लिए मुझे 1.5 साल लगे। दूसरी बात, जो हमारे बाल हैं इस फिल्म में, इसको सफ़ेद करने के लिए, नंबी नारायण साहब की तरह दिखने के लिए मुझे 14 घंटा जो है ना चेयर पे बैठना पड़ा, ताकि ये बाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। मेरी बीवी कह रही थी कि यार इसके बाद तो तू गंजा हो जाएगा, तुम्हारा बाल बचेगा नहीं। तो मैंने बहुत रिसर्च किया ये बताने के लिए हमारे बालों को मैं कैसे बचा सकता हूँ, कि बालों में अगर हम तेल लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं और कैसे लगाना चाहिए ताकि आपके बाल बरकरार रहे। और मैं कहता हूँ कि बाल बच गया। पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, अब आप देखोगे, ऐसे मैं 14 घंटा बैठा था लगातार 4 दिन तक ये लुक हासिल करने के लिए। कहना है द वीडियो द Yes, I want to. I'm very excited that now Nami sir is back to his original look. He looks 15 years younger. I have no idea how I am going to look. I'm all never been so closed up in my life, but fingers crossed and all. That's it. Can you show the next? I'm halfway there. This is ये मैं ऐसा करता था. What's happening now? Next.
ब्लू सैंटा क्लॉज, ये क्या हो गया? नेक्स्ट। ये मेरा जो स्कैल्प था ना, इतना दिन बैठने के बाद मेरा जो बाल तो सफेद हो गए, स्कैल्प भी एकदम सिल्वर हो गया। देखिए वो कैन यू सी ऐसा था। नेक्स्ट, बंद कर देना मैं बताता हूँ। तो ये हमारे हर एक साइंटिस्ट के साथ जो बालों के साथ हमने किया, उसके बाद कैसे मैंने अपने बालों को वापस लाया, कैसे तेल लगाया, कैसे उसको ताकि एक एक्टर के लिए अगर बाल ना हो तो उसकी बैंड ही बच जाएगी। सो हाउ वुड आई गेट इट बैक, उसके बारे में बात करूँगा। और आखिर में वजन, हमें बूढ़ा दिखाने के लिए वजन बढ़ाना था और नौजवान दिखाने के लिए घटाना था। इसके लिए मेरे पास ना 8-10 महीने नहीं थे कि मेरे फिल्म में इतना बजट हो कि भाई हम सबको भेज दें कि भाई आराम से आप वजन कम करके आओ, क्योंकि अगर इसमें से एक वजन भी चूक जाए तो हमारा हालत ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसे वीडियो दिखाऊंगा जो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, पर आपको दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जिस तरीके से मैं दिख रहा था जब मैं फिल्म को डायरेक्ट कर रहा था, जब मेरा वजन सबसे ज़्यादा बढ़ गया था। एंड आई हैड द फर्स्ट लुक ऑन द रेड शर्ट, लाइट्स ऑफ। हंस लीजिए वो मेरा असली पेट है। और अगर आप देखोगे चेहरे पे मेरा जो हेयर का कलर है उसको उस पर गौर करें, मेरा जो बालों का कलर है, क्योंकि मैं आपको पहले यकीन दिलाऊंगा कि ये असली मेरा पेट है। तो कैन वी गो टू दैट वीडियो? उस वीडियो में जब मैं हंसूंगा तो मेरे पेट को देखिए कैसा हिलता है। वो असली पेट ही हिल सकता है वैसे। हंस लिए? चलो अच्छी बात है। पहले फोटोग्राफ पे चले जाइए, द रेड टी शर्ट वाला। अब मैं आपको वो फोटोग्राफ दिखाऊंगा। इसके बाद 14 दिन बाद, इस शॉट को लेने के बाद, इस पिक्चर को लेने के बाद 14 दिन बाद जो मेरा हाल था वो ये है। वही बात। तो ये सब चीज़ करने के लिए जो हमने रिसर्च किया था, मैंने तय किया कि मैं समझ गया कि वजन घटाने में जो है वो सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट ये है कि आप वजन बढ़ाते कैसे। Guys, the press conference is ended. Bye bye.